वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एस जी स्टडीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे 9th स्टैंडर्ड का सेकेंड चैप्टर, दैट इज़ इंडिया इवेंट्स आफ्टर 1960। यानी कि इंडिया में 1960 के बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए वो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे। India became independent in 1947 CE. India accepted the constitutional framework in 1950 and became a sovereign democratic nation. यानी कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली, इसलिए हम उस दिन को हमारे इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। और जो कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेमवर्क को लागू किया गया वो कब लागू किया गया? 1950 में, इसलिए उसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और जो हमारा इंडिया है वो एक सॉवरेन और डेमोक्रेटिक नेशन है। सॉवरेन यानी हमारा इंडिया किसी भी रूल मतलब कोई भी फॉरेन पावर हम पे राज नहीं कर रहा है, हम पूरी तरीके से फ्रीडम है, इसलिए उसे कहा जाएगा सॉवरेन स्टेट। और डेमोक्रेटिक नेशन यानी जो हमारा जो भारत है वो किसी के मतलब जो हमारा भारत है उसमें सब जो शासन चला रहा है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, वो और जनता दोनों मिलकर जब एक साथ काम करते हैं अपने देश के लिए, प्रोग्रेस के लिए, उसको कहते हैं डेमोक्रेटिक नेशन। द इंडियन सोसाइटी इज़ मल्टीकल्चरल एंड पीपल ऑफ वेरियस लैंग्वेज, रिलीजियस, एंथेटिक्स एंड कास्ट लिव टुगेदर। यानी कि हमारा जो इंडिया है वो मल्टीकल्चरल है। अब वो मल्टीकल्चरल क्यों है? क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथेंटिसिटीज़ एंड कास्ट लिव टुगेदर, मतलब बहुत सारे धर्म, परंपराएं, भाषाएं, जो अलग अलग रीति रिवाज के जो लोग हैं वो एक साथ रहते हैं एक कल्चर में, इसलिए उसको कहा जाता है मल्टीकल्चरल। During the initial period after independence, India need to solve different issue of economic, political and social development। यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया तो सबसे पहले सरकार ने यह देखा कि हम अपने इंडिया में जो इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट को किस तरह सॉल्व करेंगे। जो पीपल्स है, जो बेरोजगार हैं, जो पॉवर्टी में जी रहे हैं, जो जिनके पास खाने पीने के लिए नहीं है, उनके लिए उनको कुछ करना था, उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करना था, इसलिए उन्होंने पहले उसकी तरफ ध्यान दिया। द एस्टैब्लिशमेंट of the planning commission and emphasis on industrial was a mean to achieve economic development and to eliminate poverty in India। यानी कि उन्होंने सोचा कि प्लानिंग का हम प्लान करेंगे कि हमारे इंडिया में मतलब सब एक सभा बुलाएगा, उसमें सबने मिलकर प्लान किया कि हमारे इंडिया में कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा माना जाए और पूरा दुनिया इस इंडिया का दास दे। इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए सभी लोगों ने मिलकर वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया। क्या लाया? इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाया, और ताकि जो पॉवर्टी में जो गरीब हैं उनको उस इंडस्ट्री में काम मिल सके। और उस जब इंडस्ट्री बनेगा तो हमारे देश का डेवलपमेंट भी होगा और जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए जो मंत्री लोग थे उन्होंने इसको लागू करवाया। सक्सेसफुल कंडक्ट्स ऑफ इलेक्शन एंड फेथ in democratic tradition made it possible for us to achieve political stability. At the same time, several social reforms including policies and programs of the weaker section of the society were sought by to be implemented। यानी कि जो कुछ मतलब जिनके पास पैसा नहीं था, जिनके पास मतलब कुछ लोग जो थे जो मतलब सही तरीके से अपने लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे थे, अपने लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना पा रहे थे, इसलिए उनके लिए कुछ अच्छा मतलब बहुत सारे इम्प्लीमेंट्स आए, बहुत सारे प्रोग्राम्स आए, ताकि जैसे कि अभी एक प्रोग्राम है स्वच्छ भारत अभियान और बहुत सारे अब वो सब आते हैं, उसमें वो जुड़कर अपना मतलब जैसे कि फार्मर्स को अभी 2-3 हज़ार रुपये उनका कैश आता है ताकि वो अपनी खेती कर सके। अगर किसी के पति नहीं है, अगर वो महिला एक मतलब उनके पास पैसे नहीं तो उनके लिए सरकार उनको कुछ प्रोवाइड करती है, वैसे ही गरीबों के लिए भी कुछ प्रोवाइड करती थी सरकार, ताकि वो एक
गुड लाइफ जी सके, सक्सेसफुल कंडक्ट इलेक्शन एंड फेथ इन डेमोक्रेटिक, यानी कि अगर पूरा इंडिया अगर एक दूसरे से फेथफुल रहेगा, सक्सेसफुल रहेगा, तभी डेमोक्रेटिक जो सपना है, जो हमारे स्वतंत्र वीरों का सपना है कि हम एक डेमोक्रेटिक नेशन में जिए, वो पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हमारे अंदर स्टेबिलिटी आएगी। स्टेबिलिटी जब हमारे अंदर आएगी, अब डेमोक्रेटिक क्या है आपको मैंने बताया भी, जब लोकतंत्र, डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र लोग और जो मंत्री लोग हैं, जो पब्लिक और जो मंत्री लोग अगर वो दोनों साथ मिलकर अपने इंडिया का प्रोग्रेस के लिए, अपने इंडिया के फेथफुल के लिए कुछ काम करते हैं तो उसको कहा जाता है डेमोक्रेटिक। बहुत सारे लॉस इम्प्लीमेंट किए गए ताकि कहीं पे झगड़ा लड़ाई ना हो, कहीं पे कुछ हो तो वो पुलिस को से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सके कि यहाँ पर क्या क्या हुआ और वो उसको सॉल्व कर सकते हैं। द 1960s यानी अब देखेंगे 1960 में पहले क्या हुआ। हमारा सब्जेक्ट का नाम ही इंडिया आफ्टर इवेंट्स 1960। इन द डिकेड ऑफ द 1960 सेवरल events occurred which had a huge impact on political situation in India, यानी कि जब ये 1960 शुरुआत हुआ तब मतलब गवर्नमेंट उतना अच्छे से नहीं चल पा रहा था जितना कि मतलब अब चल पा रहा है। अब बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आ गए हैं और सब लोग उसके कानून के कायदे में रहकर अपना काम कर रहे हैं, पर उस समय उतना नहीं हुआ था, इसलिए वहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। अगर मतलब प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेते थे तो उसको मतलब किसी को बुरा लगता था, किसी को सही लगता था और उससे बहुत सारे इम्पैक्ट, बहुत सारे पॉलिटिकल इशू वहाँ पर होने लगे। द रीजन्स ऑफ गोवा, दीव एंड दामन वर फ्रीड फ्रॉम प्रेस्टिजियस रूल एंड बिकेम पार्ट ऑफ द इंडियन फेडरेशन, यानी कि जब ब्रिटिश रूल चलता था, जब ब्रिटेन हमारे इंडिया पर राज किया करती थी, तब जो गोवा था, डू यू मीन गोवा? गोवा इज़ अ स्मॉल स्टेट इन इंडिया। जो गोवा था वो इंडिया का पार्ट था ही नहीं, वहाँ पर किसका कब्जा था? प्रेस्टिजियस का। वो वहाँ पर राज किया करते थे, पर जब प्रेस्टिजियस जो हमारे गांधी जी और सब लोगों ने मिलकर जब ब्रिटेन को हटाया, उसी समय गोवा से प्रेस्टिजियस को भी हटा दिया और गोवा वाले जो गोवा के लोग थे उन्होंने चाहा कि हम इंडिया में जाएंगे, हम इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, इसलिए वो भी इंडिया का पार्ट बन सकें। The tensions between India and China on the northern border which had been rising since 1950, यानी कि जो बहुत सारा टेंशन चल रहा था, बहुत सारा मतलब वॉर चला करता था चाइना और इंडिया के बीच में, किसके ऊपर, किसको लेकर? कश्मीर को लेकर, और भी बहुत सारे मतलब अलग अलग सिचुएशंस को लेकर, अलग अलग बातचीत को लेकर उनके बीच में क्या हुआ करता था, मतलब कुछ टेंशन चला करता था, कुछ लड़ाई झगड़ा चला करता था। वो 1950 से ही शुरू हो गया था जब हमारा संविधान लागू किया गया। कल्मिनेटेड इन द वॉर ऑफ 1962 बिटवीन टू कंट्रीज। दिस वॉर वॉज फाउट इन द रीजन ऑफ द मैकमोहन लाइन, यानी कि अब उसको हटाने के लिए, अभी उस दुश्मनी को हटाने के लिए इंडिया ने और चाइना के बीच में वॉर हुआ। पहले छोटा मोटा हुआ करता था, कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा मतलब, और उसके बाद एक प्रॉपर वॉर हुआ। कहाँ पर हुआ? मैकमोहन लाइन में, मतलब इंडिया से कम 10-15 मीटर किलो दूर और चाइना से 10-15 किलोमीटर दूर का बीच का एक लाइन जाता था जिसको कहा जाता था मैकमोहन लाइन, और उस लाइन पर किसका लड़ाई हुआ? इंडिया और चाइना का वॉर हुआ। अभी हम देख सकते हैं मतलब पहले कुछ सब कंट्रीज़ के बीच में थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस हुआ करता था, पर अब हमारा एक बॉर्डर आ चुका है कि मतलब चाइना उस तरफ है, इंडिया इस तरफ है, पर पहले थोड़ा ना थोड़ा स्पेस छोड़ा जाता था कंट्रीज़ के बीच में। आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू लेड द कंट्री, यानी कि जब इंडिया आज़ाद हुआ तो प्राइम मिनिस्टर हमारे जवाहरलाल नेहरू। अब आपको पता है जवाहरलाल नेहरू कौन थे? वो जवाहरलाल, हम इन्हें चाचा नेहरू भी कहा करते थे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो मतलब इन्हें बच्चों से बहुत ही लगाव था, इसलिए चिल्ड्रंस डे इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इन्होंने हमारे कंट्री को संभाल कर भी रखा था, क्योंकि हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे ये। अगर आपको कोई पूछे कि हम हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप भी बोलिएगा कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ही
ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यानी कि वो इंडियन फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट थे। वो एकदम अच्छे से जाना करते थे, मतलब फॉरेन मतलब एक आर्किटेक्ट होना मतलब जो मतलब उस समय जब इनका हुआ करता था, जब देश आज़ाद हुआ उस समय रशिया और अमेरिका ये बहुत ही ज़्यादा यूनाइटेड किंगडम थे और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इसलिए रशिया और अमेरिका में मतलब थोड़ा बहुत ऐसा छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा, छोटा मोटा कुछ वो मतलब उसको गिराने की कोशिश, वो उनको गिराने की कोशिश, अपने टेक्नोलॉजी को बढ़ाते थे अमेरिका ताकि रशिया गिरे, और रशिया अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाते थे ताकि अमेरिका को सर झुकाना पड़े। इसलिए दोनों के बीच में थोड़ा टक्करबाजी हुआ करता था। और फिर भी हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किसी से भी दुश्मनी ना कर कर इन इस रशिया को, अमेरिका को और बाकी जो सारे देश थे उनको मतलब एकदम अच्छा रिलेशनशिप रखा, ताकि कुछ हमें अगर कुछ काम आए तो वो हमारी मदद कर सके। अगर हम उनसे अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखेंगे तो वो हमें कभी भी अपनी सहायता नहीं देंगे, अपनी पावर्स हमें कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ने पर नहीं देंगे। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने उनके मतलब उनका हमारा जो रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा था। His contribution to the social and economic development of India is significant, यानी कि जो हम उन्होंने contribution यानी उनका योगदान था हमारे सोशल और इकोनॉमिक जो डेवलप हुआ उनका बहुत बड़ा योगदान था। मतलब जो आज जो इंडस्ट्रीज बने हैं, जो मतलब बहुत सारे जो बने हैं, जो जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, वो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने ही हमारे इंडिया में लाया, ताकि सबको इंडिया में पॉवर्टी नाम का कोई चीज़ रहे ही नहीं, कहीं गरीबी ना हो, कहीं दरिद्रता ना हो। इसलिए उन्होंने डेवलपमेंट लाया इंडिया में, इसलिए इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जवाहरलाल नेहरू पास अवे इन 1964। अभी जवाहर जो चाचा नेहरू जी थे वो अभी उनकी मृत्यु हो गई। कब हुई उनकी मृत्यु? 1964 में। लाल बहादुर शास्त्री सक्सीडेड हिम एंड बिकेम द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और जब उनकी मृत्यु हुई तभी लाल बहादुर शास्त्री जी उनका पद संभालकर प्राइम मिनिस्टर के पद पर बैठे। जब चाचा नेहरू की मृत्यु हुई तो उनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बना? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग हिज टेन्योर, यानी कि जब वो राज किया करते थे, जब वो अपना शासन चलाया करते थे। ड्यूरिंग हिज टेन्योर इंडिया एंड पाकिस्तान वेंट टू वॉर ओवर द कश्मीर इशू इन 1965, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला लड़ाई हुआ था कश्मीर को लेकर वो कब हुआ? 1965 में। यानी कि इंडिया को भी कश्मीर चाहिए था और पाकिस्तान को भी कश्मीर पूरा चाहिए था, उनको आधा कश्मीर मंजूर नहीं था। द सोवियत यूनियन ट्राइड टू mediate between the two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan, with which they highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966, यानी कि जब लाल बहादुर शास्त्री शासन चलाया करते थे तो उस समय पाकिस्तान और इंडिया के बीच में थोड़ा बहुत वॉर हुआ। किसको लेकर? कश्मीर को लेकर। अब उनके वॉर को मतलब थोड़ा बहुत कर फिर थोड़ा शांत हो गया। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि आगे दूसरा वॉर ना हो और उन्होंने सबको उत्साहित करने के लिए, सबके अंदर मोटिवेशन लाने के लिए उन्होंने एक स्लोगन निकाला। उस स्लोगन का नाम था जय जवान जय किसान। जय जवान यानी उनका मतलब ये, उनका कहने का मतलब ही यही था कि हमारे देश में जवानों का और किसानों का बहुत ही महत्व है, उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस है। द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स एंड इंडियन फार्मर्स, यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं और जो फार्मर्स होते हैं वो हमारे देश में सबको खाना पाने के लिए मदद करते हैं। इसलिए जय जवान जय किसान उनका नारा लगता था। इनका जो स्लोगन था वो था जय जवान जय किसान। लाल बहादुर शास्त्री ब्रेथ हिज लास्ट एट ताशकेंत इन 1966, यानी कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी भी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपनी जो अंतिम सांसें कहाँ पर ली? ताशकेंत में ली। कब ली? 1966 में। उसके बाद तीसरी प्राइम मिनिस्टर बनी इंदिरा गांधी जी। पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरे प्राइम मिनिस्टर
लाल बहादुर शास्त्री तीसरे प्राइम मिनिस्टर थी जो एक महिला थी। उनको बहुत ही गर्व था। हमें भी गर्व करना चाहिए कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर के पद पर कभी महिला भी बैठी थी। उनका नाम था इंदिरा गांधी, द थर्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इन 1966 यानी कि जब उनकी मृत्यु हुई लाल बहादुर शास्त्री की, तब इन्होंने उस पद पर बैठी। ड्यूरिंग हर टेन्योर, जब उनका राज चलता था तभी उन्होंने क्या देखा, अब उन्होंने क्या क्या किया अभी वो देखते हैं। पाकिस्तान ऑपरेसिव पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इन अ बिग मूवमेंट देयर। दिस मूवमेंट वॉज लेड बाय शेख मुजीबुर रहमान एंड हिज ऑर्गेनाइजेशन मुक्ति बाहिनी। द crisis in the East Pakistan affected India as well because millions of refugees came to India। यानी कि जब इनका शासन चलता था तब पाकिस्तान एक नहीं था, पाकिस्तान दो था। जो एक पाकिस्तान आता है जो आज भी है, एक पाकिस्तान आज भी है जो है साउथ वाला, जो मतलब नॉर्थ वाला है। एक पाकिस्तान नॉर्थ में है जो कश्मीर के पास है, और दूसरा पाकिस्तान ईस्ट में था। ईस्ट में दूसरा पाकिस्तान था, उसका नाम था ईस्ट पाकिस्तान। इधर जो कश्मीर के पास था वो नॉर्थ पाकिस्तान, कश्मीर का पाकिस्तान नॉर्थ, और जो ईस्ट में था वो था ईस्ट पाकिस्तान। यानी कि उसके बीच में इंडिया आया करता था। ईस्ट और नॉर्थ के जो पाकिस्तान थे उसमें कौन आया करता था, इंडिया आया करता था। इसलिए उनमें से जो बहुत सारे रेफ्यूजेज, जो उसमें मतलब बहुत सारे लोग होते थे कि उनको मतलब अभी मतलब जो है ईस्ट, अभी जो नॉर्थ वाले हैं वो अभी ईस्ट में जाएंगे तो किस तरफ से जाएंगे, इंडिया से होकर ही जाएंगे। इसलिए वो थोड़ा बहुत मतलब जो जो उनका बुरा बर्ताव था वो इंडिया में भी चलाया करते थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने उनको मतलब कुछ क्या किया अभी वो आगे देखेंगे। पर पहले ही जानते हैं कि मतलब बंगला जो वेस्ट जो ईस्ट में था, ईस्ट में जो पाकिस्तान था वो वहाँ पर कौन था, मुजीबर रहमान वहाँ के मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन थे, और उनकी बहन थी मुक्ता बाहिनी। वही जैसे हम मराठी में बोलते हैं वहनी, जो हमारे हिंदी में बहन, उसको इसलिए उनके जो बंगाली भाषा था वो मतलब उस पाकिस्तान में जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर ज़्यादातर बंगाली लोग रहा करते थे, और जो नॉर्थ पाकिस्तान था कश्मीर के पास वहाँ पर कौन रहा करते थे, ज़्यादातर मुस्लिम्स रहा करते थे। द 1970s, जो 1970s में अभी क्या क्या हुआ अभी वो देखते हैं। द 1971 द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान लेड टू द क्रिएशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री कॉल्ड बांग्लादेश। यानी कि जब मतलब जो नॉर्थ पाकिस्तान वाले थे वो ईस्ट पाकिस्तान वालों को मतलब बहुत ही तकलीफ दिया करते थे, उन्हें उनके ऊपर मतलब बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे, वहाँ जाकर मारपीट ऐसा सब करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि पाकिस्तान तो एक ही है, हाँ हम अपना शासन चला सकते हैं। इसलिए जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने मतलब उनके साथ कुछ जो ईस्ट वालों के साथ मतलब वो बहुत ही अच्छे लोग थे ईस्ट, उनका रिलेशनशिप भी हमारे इंडिया के साथ बहुत ही अच्छा था। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि हम ईस्ट पाकिस्तान की मदद करेंगे, और उनका मदद करके उनके मतलब और उसी को लेकर साउथ जो नॉर्थ पाकिस्तान जो कश्मीर के पास है, और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान दोनों ने मिलकर नॉर्थ पाकिस्तान के साथ लड़ा, और जब जो नॉर्थ पाकिस्तान था और उसको हरा दिया, और उसी के चलते जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर बंगाली लोग रहा करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान का झगड़ा ही ख़त्म करेंगे, हम इसको बांग्लादेश के नाम से जानेंगे। इसलिए ईस्ट में आ गया बांग्लादेश, क्योंकि वहाँ बंगाली लोग रहा करते थे, इसलिए बांग्लादेश आ गया उनका। इसलिए अब हम मैप में देखेंगे तो हमें दिखेगा खाली नॉर्थ पाकिस्तान, साउथ पाकिस्तान, अभी ईस्ट पाकिस्तान रहा ही नहीं क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया बांग्लादेश में। As a part of India's policy to use atomic energy for peaceful purpose, India successfully carried out an underground test of an atomic device.
यानी कि जब इंडिया ने देखा कि बाहर के जो देश है अमेरिका, रशिया, चाइना, इन सारी कंट्रीज़ में एटॉमिक एनर्जी का फॉर्म हो रहा है, वो वहाँ पर बिजली ला रहे हैं, कुछ अपने न्यूक्लियर डेवलप कर रहे हैं, कुछ अपने कुछ काम के लिए कुछ डेवलप कर रहे हैं। इसके चलते जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने भी सोचा कि हम एटॉमिक एनर्जी को अपने इंडिया में लाएंगे और लाइट जो सबकी सुविधा भी लाएंगे, और इसी के चलते एटॉमिक एनर्जी हमारे इंडिया में भी आ गया सक्सेसफुली। एट पोखरण इन राजस्थान इन 1947, यानी कि जो पहला जो मतलब एटॉमिक डिवाइस पहले कहाँ पर आया इंडिया में, राजस्थान में आया, पोखरण में 1974 में। In 1975, the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and Sikkim became the full-fledged state in the Indian Federation। यानी कि उस समय जब 1970 था, जब 1975 तक जब पहुँचे तो जो सिक्किम था वहाँ पर राजा लोग राज करते थे, वहाँ पर राजा राज करते थे, और जैसे कि जो इंडिया है उन्होंने सिक्किम को बहुत ही अच्छा मतलब उससे रिलेशनशिप अच्छा रखा, इसलिए राजा लोग जो थे उसको ख़त्म किया, और जो सिक्किम वाले थे उन्होंने इंडिया को वोट किया और उनके साथ ज्वाइन होने की मतलब कुछ मांगा कि हम आपके साथ ज्वाइन होना चाहते हैं। इसलिए जो सिक्किम वाले थे वो भी इंडिया के में आ गया और वो एक फुल फ्लेज स्टेट बन गया। ड्यूरिंग दिस डिकेड द पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया ग्रू अनस्टेबल, यानी कि जब धीरे धीरे जब इंडिया में सब पॉपुलेशन जब सब बढ़ता गया तो वो अनस्टेबल होने लगा। द इलाहाबाद हाई कोर्ट गेव द वर्डिक्ट्स इन 1974 द इंदिरा गांधी the Allahabad High Court gave the verdicts in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign। यानी कि जो इलाहाबाद का हाई कोर्ट था, उन्होंने इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट था, जब इंडिया थोड़ा अनस्टेबल हो गया ये सारी सिचुएशंस को लेकर, इसीलिए थोड़ा मतलब जो हाई कोर्ट था इलाहाबाद का, उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? कि वो अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रही हैं इलेक्शन कैंपेन के थ्रू, यानी कि जब इलेक्शन हो रहा है तो उसमें कुछ घोटालाबाजी या फिर कुछ कर रही हैं जिससे कि उनका वोट ज़्यादा मिलता है, इसलिए उन्होंने उनके ऊपर क्या लगाया, केस चालू किया। It led to nationwide strikes and protests during this period। और इसी के चलते जो इंदिरा गांधी को जो उनका पार्टी था, कौन सा, कांग्रेस पार्टी, वो सब लोग जो थे कांग्रेस पार्टी में वो जो पीपल्स के साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे, स्ट्राइक्स होने लगा वहाँ पर। The situation became more complicated due to the movement led by Jayaprakash Narayan। The situation of law and order in the country worsened and the government declared a state of national emergency on the basis of the constitution provision related to emergency। यानी कि जब पता चला कि मतलब इंडिया में बहुत सारे स्ट्राइक्स हो रहा है, बहुत सारा वो हो रहा है, तो जयप्रकाश जी बाहर आए, मतलब सामने आए, और उन्होंने चाहा मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इंडिया में एक हमारा लोकतांत्रिक भारत बनाना है, हमें कोई यहाँ पर झगड़ा लड़ाई नहीं करनी है। इसलिए वहाँ पर मतलब इंदिरा गांधी को लेकर बहुत सारे स्ट्राइक्स होने लगा। पता नहीं मतलब वो एक आरोप ही लगाते थे, मतलब कि वो सच भी था कि गलत था, वो मतलब उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास कोई प्रूफ नहीं था कि इंदिरा गांधी ऐसा करती हैं। द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कंट्री, मतलब जो ऐसे सिचुएशंस हुआ उसको लेकर जो कंट्री में बहुत ही वर्स्ट फीलिंग्स आने लगा, बहुत ही मतलब गिल्टी फील होने लगा सबको। And the government declared situation become more complicated due to the movement of led by Jayaprakash Narayan। The situation of law and order in the country worsened and the government declared the state of national emergency on the basis of constitutional provision relating to emergency। यानी कि अगर कोई भी इमरजेंसी आता है, जब सबको पता चला जो इंदिरा गांधी जी थी उन्होंने जो उनका पावर्स का मिसयूज़ किया, उनके पावर्स के लिए उनके मतलब उन्होंने कुछ घोटालाबाजी किया या फिर उन्होंने अपने कुछ घरेलू काम के लिए कुछ पैसे में घोटाला किया, उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया, इसलिए लोगों में बहुत ही मतलब सब उतावले हो, सब
बावले हो गए कि मतलब इन्होंने ऐसा क्यों किया। इसलिए सारे देश में पूरा स्ट्राइक चलने लगा, फाइटिंग चलने लगा और मतलब बहुत ही बेकार माहौल हो गया था। मतलब सब लोग एक बहुत ही बेकार तरीके से लड़ रहे थे। तो इंदिरा गांधी को लगा कि अभी इसको मतलब कोई भी पुलिस की भी बात नहीं मान रहे थे, इन लोग इतने वो हो गए थे जो हमारे इंडियन पीपल्स थे। इसलिए इंदिरा गांधी को लगा कि अभी हमें नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ भी माहौल आता है तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकता है। इसलिए इंदिरा गांधी जी ने जो इंडिया में इस माहौल को देखकर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया ड्यूरिंग द ट्रबलेंट पीरियड। इतना ट्रबलेंट पीरियड हो चुका था, मतलब नेशनल इमरजेंसी में ऐसा होता है कि मतलब सब लोग का पूरा जो इंडिया है पूरी तरीके से बंद हो गया था। सब लोग घर के अंदर थे। अगर कोई घर के बाहर निकलता है कुछ काम के लिए, फिर किसी काम के लिए, तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या फिर कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई या सजा उसको मिलेगी, क्योंकि उसने गवर्नमेंट के खिलाफ गया है। और आप मानोगे नहीं कि जब नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ उस समय मिलिट्री भी इंडिया में आ गई थी और पूरे घर घर में छापा मारी थी कि मतलब एक घर सब पूरे इंडिया में घूम रही थी, क्योंकि वहाँ पर नेशनल इमरजेंसी चल रहा था। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटी और इंडियन सिटीजन वर सस्पेंडेड। जो ह्यूमन राइट्स थे सबका सस्पेंड हो गया था। किसी के पास कोई अधिकार नहीं था कि वो बाहर निकल सके। बट ह्यूमन राइट्स वर रेस्ट्रिक्टेड। जो उनके द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन। और इसी के चलते सब घर में गए सब लोग, मतलब अगर कोई सब पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया था, पुलिस ने लाठी चार्ज किया था, इसलिए सब घर के अंदर चले गए थे और इसी के चलते सब लोग डिसिप्लिन में आ गए। द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम डिसिप्लिन बट ह्यूमन राइट्स वे रेस्ट्रिक्टेड। पर ह्यूमन्स के पास कोई राइट्स नहीं अवेलेबल था। द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977। और जो नेशनल इमरजेंसी आपको लगा होगा कि एक दो दिन 3 दिन या फिर 3 महीना, पर ये 3 साल तक चलता रहा नेशनल इमरजेंसी हमारे इंडिया में 3 साल तक चलता रहा, क्योंकि वहाँ का माहौल बहुत मतलब आप मानोगे नहीं, बहुत ही एकदम वर्स्ट हो गया था वहाँ का माहौल। सब लोग मतलब आंदोलन करने लगे, सब एक दूसरे से फाइट कर रहे थे। मतलब जो कांग्रेस पार्टी था वो जनता से फाइट कर रहे थे, जो जनता कांग्रेस पार्टी से फाइट कर रहे थे। ऐसा मतलब बहुत ही बेकार माहौल हो गया था। एंड आफ्टर जनरल इलेक्शन वर कंडक्टेड। फिर जब 3 साल हुआ 1975 में नेशनल इमरजेंसी लगा और 1977 तक वहाँ पर जो 3 साल तक नेशनल इमरजेंसी चलता रहा। फिर सबको लगा कि जो मतलब जब पता चला कि मतलब इंदिरा गांधी का जो पावर है वो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया है, तो जनता को लगा कि इन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया है तो अगली बार हम इनको वोट नहीं देंगे। इसलिए जब फिर से एक बार हुआ आफ्टर दैट जनरल इलेक्शन वर कंडक्टेड। फिर जब इमरजेंसी खुला, नेशनल इमरजेंसी 3 साल के बाद खुला, फिर जो गवर्नमेंट थे उन्होंने इलेक्शन को कंडक्ट किया ताकि जो ये लड़ाई झगड़ा वापस ना हो और जो पीपल्स है वो अपने कैंडिडेट को चुनकर उन्हें अपना बना सकें। ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द इमरजेंसी मेनी ऑपोजिशन पार्टीज केम टुगेदर एंड फॉर्म्ड अ पार्टी कॉल्ड जनता पार्टी। और इसी के चलते जब पता चला कि मतलब इंदिरा गांधी का जो चल रहा है, जो उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया, इसलिए जनता पार्टी को मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट्स को लगा कि ये इनको भी उतना वोट नहीं मिलेगा जो कि ये जीत सकती हैं। इसीलिए बहुत सारे पार्टीज मिलकर नेशनल इमरजेंसी के दौरान बहुत सारे पार्टीज मिलकर उन्होंने एक अपना पार्टी बनाया जिसका नाम था जनता पार्टी। अब जो जनता पार्टी था वो कांग्रेस के सामने आ गया तो सब जो मतलब उन लोग इतने जो पब्लिक थे वो कांग्रेस से पहले ही नाराज़ थे, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उनका अपने पावर्स का मिसयूज़ किया अपने भलाई के लिए, ना कि जनता की भलाई के लिए। इसलिए जो उनके जो पब्लिक थे इन्होंने जो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दिया बल्कि किसको वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को। द पार्टी लेड बाय इंदिरा गांधी वॉज राउंडेड डिफीटेड बाय न्यू फॉर्म जनता पार्टी। और इसी के चलते जो इंदिरा गांधी का कांग्रेस पार्टी था उसको किसने हराया, भारतीय जनता पार्टी ने। अब भारतीय जनता पार्टी का हेड कौन था, मोरारजी देसाई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अब जो जनता पार्टी का जो हेड रहेगा वही जाके प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो उसी के चलते मोरारजी देसाई जी कौन थे, उनका हेड था किसका, जनता पार्टी का। और अगर उन्होंने जीता तो जाहिर सी बात है हेड प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा।
बट अंडर हिज लीडरशिप द जनता पार्टी गवर्नमेंट couldn't लास्ट लॉन्ग ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस। और जो ये जनता पार्टी था, किसका जनता पार्टी था? मोरारजी देसाई जी का। ये जो जनता पार्टी था वो ज़्यादा देर तक लीव नहीं कर पाया, चला ही नहीं। क्यों चलेगा अगर उनके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस आ गए। अभी जो मोरारजी देसाई जी है, अभी उनके नीचे भी भाजपा में कोई ना कोई तो होंगे। हाँ, उनके जो अलग अलग लीडर्स होंगे, नीचे के जो अलग अलग मंत्री होंगे उनके नीचे भी होंगे, जिससे वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। उनके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस होने लगा, झगड़ा लड़ाई होने लगा। उनको दूसरे का भेदभाव समझ नहीं पा रहे थे कि मतलब इसके साथ क्या हो रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। वो मतलब एक दूसरे से कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस आ गया। इसके चलते वो भी चल नहीं पाया। जो मोरारजी देसाई का जो एडमिनिस्ट्रेशन था चल नहीं पाया, वो वहाँ से हट गए। अभी उनके जगह पे कौन आया प्राइम मिनिस्टर? नया प्राइम मिनिस्टर। हु इज दैट? चरण सिंह सक्सेडेड हिम, बट इवन हिज गवर्नमेंट वॉज अ शॉर्ट लिव्ड। पर जो चरण सिंह थे उन्होंने अभी मोरारजी देसाई जी को हटाकर खुद वहाँ पर बैठे। हाँ, वो उनके पार्टी के ही थे, भारतीय जनता पार्टी के ही। उन्होंने उनको हटाकर खुद बैठे, क्योंकि मोरारजी देसाई उतना संभाल नहीं पा रहे थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन को, इसलिए चरण सिंह जी वहाँ पर आए। पर वो भी उतना लीव नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से ही बहुत सारे इंटरनल डिफरेंसेस चल रहे थे। इलेक्शन वे कंडक्टेड वंस अगेन। अब जो चरण सिंह भी उतना टिक नहीं पाए, इसलिए फिर से इलेक्शन को कंडक्ट किया गया। कब कंडक्ट किया गया? 1980 में। उसके पहले कब कंडक्ट किया गया था? 1977 में। मतलब एक साल मोरारजी देसाई जी ने राज किया और 2 साल चरण सिंह जी ने राज किया। फिर 1980 में वापस से इलेक्शन कंडक्ट किया गया। ये इतना मतलब बहुत ही जल्दी इलेक्शन कंडक्ट करते थे, ना कि 5 साल में। आज हम देखते हैं 5-5 साल में इलेक्शन कंडक्ट किया जाता है, पर उस समय उतना माहौल अच्छा था ही नहीं कि वो ज़्यादा देर तक चला सके। इसीलिए 1980 में वापस से इलेक्शन कंडक्ट किया गया। एंड कांग्रेस पार्टी अगेन द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी बिकेम द पावर अगेन। यानी कि फिर से जब जनता पार्टी को लगा, मतलब जो पब्लिक लगा कि मोरारजी देसाई भी अच्छे से नहीं चला पा रहे, ये लोग भी अच्छे से नहीं चला पा रहे, चरणजीत सिंह भी अच्छे से नहीं चला पा रहे, तो फिर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में फिर से इलेक्शन हुआ। तो फिर कौन जीता? कांग्रेस पार्टी। क्योंकि उस समय जो इंदिरा गांधी का उतना जो उन्होंने किया था पहले अपने पावर का मिसयूज़, वो सब जो जनता था वो भूल चुका था। उनका जो जनता को खाली उनके अच्छे कर्मों का याद रहा। इंदिरा गांधी जी का खाली कुछ अच्छे जो उन्होंने अच्छे काम किए थे, खाली वो याद रखकर उन्होंने जो पब्लिक लोग जो थे, उन्होंने कांग्रेस को वोट देकर उन्हें जिता दिया और भारतीय जनता पार्टी वहाँ से हट गई। द 1980s ड्यूरिंग द डिकेड द इंडियन पॉलिटिकल, जब 1980 जब उनका शासन चला है, किसका? इंदिरा गांधी जी का, सिस्टम फेस बाय मैनी न्यू चैलेंजेस। और फिर जो इंदिरा गांधी जी ने बहुत ही न्यू चैलेंजेस को फेस किया, अभी देखते हैं वो चैलेंजेस क्या क्या हैं। द सिख्स इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान एंड बिगेन अ मूवमेंट विच वेंट on to become violent and destructive. Pakistan had lent its support to its movement. यानी कि जो पंजाब था, सिखों का जो पंजाब में अक्सर पंजाबी रहते हैं। पंजाबी क्यों और उन्हें क्यों कहा जाता है? उन्हें सिख कहा जाता है, पंजाबियों को सिख कहा जाता है। और जो पंजाबी लोग थे वो पाकिस्तान के बहकावे में आकर उन्होंने अपने इंदिरा गांधी अपने प्राइम मिनिस्टर से डिमांड किया कि हमें हमारे दम पर छोड़ दो, हम अपना एक नया नेशन बनाना चाहते हैं, हमें पंजाब के नाम से नहीं जाना चाहिए, हम अपना नेशन बनाना चाहते हैं। वो नेशन हमारा होगा खालिस्तान। क्या होगा? खालिस्तान। ये किसके दबाव में आकर बोल रहे थे? पाकिस्तान के, मतलब पाकिस्तान के साथ मिल गए थे। कौन? पंजाब पाकिस्तान के साथ थोड़ा मिल गए थे। और जो पाकिस्तान ने पंजाब को अपने बहकावे में लाकर उन्होंने पंजाब से कहा कि तुम अपने गवर्नमेंट से डिमांड करो कि तुम्हें दूसरा गवर्नमेंट चाहिए, तुम अपना खालिस्तान स्टेट चाहते हो, नेशन चाहते हो। और वो किसके दबाव में आके कह रहे थे? पाकिस्तान हेडलैंड, वो जो पाकिस्तान पंजाब को सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि पाकिस्तान वैसे सामने तो हमसे जीत नहीं सकता, हमसे जीत सकता है, कितने बार लड़ाइयाँ हुई हैं, पर पाकिस्तान वॉर में हमसे कभी नहीं जीत पाया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम ऐसे जीत तो नहीं सकते, इसलिए उन्होंने सोचा कि हम पंजाब में जाकर उनके मतलब अंदर से उनको तोड़ेंगे। पर जो इंदिरा गांधी जी ने ऐसा नहीं होने दिया। अभी देखते हैं इंदिरा गांधी जी ने तब क्या किया, जब पाकिस्तान ने उनसे मांगा कि हमें जो पंजाब ने उनसे मांगा कि हमें खालिस्तान चाहिए, पंजाब हमें नहीं चाहिए, हम पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं।
द इंडियन आर्मी वॉज सेंट इन टू द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। अब जब इंदिरा गांधी को पता चला कि पाकिस्तान के दबाव में आकर पंजाब हमसे ये डिमांड कर रहा है, तो इंदिरा गांधी जी ने सोचा कि जो टेररिस्ट थे, पाकिस्तान के जो टेररिस्ट पंजाब को भड़का रहे थे, तो इंदिरा गांधी को पता चला। तो टेररिस्ट कहाँ पे छुपे थे? अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में छुपे थे। तो इंदिरा गांधी थी उन्होंने अपने आर्मी को, अपने मिलिट्री फोर्स को कहाँ पर भेजा? गोल्डन टेम्पल में भेजा, ताकि वो टेररिस्ट को ख़त्म कर सके। और जब वो मिलिट्री लोग गोल्डन टेम्पल में गए, उन्होंने जो टेररिस्ट को गोल्डन टेम्पल में ही मारा, जो भगवान के सामने उनको मारा। कि किन्होंने मारा? मिलिट्री ने टेररिस्ट को मारा, पाकिस्तान के टेररिस्ट को, जो सिखों को अच्छा नहीं लगा। और उसी के चलते सिखों ने सिख बहुत ही गुस्से हो गए थे कि हमारा एक मंदिर है, हम जहाँ पूजते हैं वहाँ पर खून खराबा हुआ। तो सिखों ने बहुत ही गुस्से हो गए थे और बहुत ही उतावले बावले हो गए थे। इसीलिए जो सिखों का एक जो हम देखते हैं, कोई भी प्राइम मिनिस्टर होता है तो उसके साथ कोई ना कोई बॉडीगार्ड्स होते हैं बहुत सारे। तो बॉडीगार्ड्स में से जो इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड्स थे, उनमें से एक सिख था। कौन था? एक सिख था। तो जो बॉडीगार्ड सिख था, उसको भी बुरा लगा। जब पंजाब के सिखों को बुरा लगा, तो उस सिख को भी बुरा लगा कि हमारे गोल्डन टेम्पल में खून खराबा हुआ। तो पंजाब के जो सिख बॉडीगार्ड था, उसने इंदिरा गांधी का मर्डर किया, इंदिरा गांधी को मृत्यु दी। देखो यहाँ पर लिखा भी, द इंडियन आर्मी सेंट इनटू गोल्डन टेम्पल, उनको सेंड किया गया अमृतसर में। होली श्राइन द सिक्स इन 1984 में वहाँ पर सेंड किया गया। द एविक टेररिस्ट हु हैड एलिजिबली टेकन शेल्टर, कहाँ पे उन्होंने अपना घर बसाया था? शेल्टर वहाँ पर रहा, एक रात के लिए कहाँ पर रहा? गोल्डन टेम्पल के अंदर। टेररिस्ट लोग टेकन शेल्टर वंस द सिख बॉडीगार्ड इन इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असिस्टेंट हैंड, यानी कि जो बॉडीगार्ड्स थे उनके एक सिख बॉडीगार्ड था, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को मार डाला। ड्यूरिंग हिज पीरियड एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसम, ULFA, व्हाट्स ULFA? यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसम कैरिड ऑन अ मेजर मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इनके अंदर भी बहुत सारा छोटा मोटा लड़ाई हुआ करता था, जिसके चलते आसम ने इंडिया को ज्वाइन करना चाहा कि हम इंडिया का भाग बनना चाहते हैं। राइट आफ्टर इंदिरा गांधी, जब इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद, उनका जब मृत्यु हुई, तो उसके बाद उस प्राइम मिनिस्टर की जगह पर कौन बैठा? राजीव गांधी, क्योंकि वो उनके सन थे। जैसा कि अब प्राइम मिनिस्टर में से कोई मरता है तो उसका बेटा या फिर उसका पति या फिर उनका कोई भी रिश्तेदार उस थ्रोन पर बैठेगा, क्योंकि उनका भी टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए राजीव गांधी वहाँ पर जाके बैठे, बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। He tried to make several reforms in the field and Indian economy and that science and technology। अब उनका मानना था कि अब मैं इस इकोनॉमी और फील्ड जो हमारी खेती हो रही है उसमें मैं सोना पैदा करूँगा, उसमें बहुत सारे फल फ्रूट्स गेहूँ चावल मैं उसकी बढ़ोतरी करूँगा और अपने इंडिया को साइंस और टेक्नोलॉजी के रास्ते पर लेके जाऊँगा। किसका मानना था ये? राजीव गांधी जी का मानना था। He took he lead to solving the issue of तमिल। अब इनका पता नहीं क्या हो गया कि यह श्रीलंका में गए। श्रीलंका में तमिल भी रहा करते थे और श्रीलंका वाले भी रहते थे। जो तमिल लोग रहते थे तमिल पे प्रेशर था। श्रीलंका वाले तमिल पे प्रेशर डाला करते थे कि तुम यहाँ से जाओ, तो तमिल धीरे धीरे कहाँ पर सेटल हुआ? तमिलनाडु में, हमारे इंडिया में तमिलनाडु में सेटल हुआ। ही प्रमोटेड द आइडिया ऑफ यूनाइटेड श्रीलंका विद इंटरनल ऑटोनॉमी टू द तमिल कम्युनिटी। वो तमिल कम्युनिटी को ज़्यादा सहयोग दिया करते थे, सम्मान दिया करते थे, उनको रेस्पेक्ट दिया करते थे। कौन? राजीव गांधी। क्योंकि वो अपने इंडिया को छोड़कर श्रीलंका में जाकर अपने इंडिया को छोड़कर किसी भी देश में दखल अंदाजी करना अच्छी बात नहीं है। टू द तमिल कम्युनिटी बट हिज एफर्ट्स रिगार्ड्स प्रूव टू बी इन वेन। पर जब उन्होंने चाहा कि मैं श्रीलंका वालों को समझाऊंगा, उन्हें ऐसा करने से रोकूंगा, पर जब ये बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। अभी इधर नीचे नहीं लिखा, पर आगे थोड़ा लिखा, तभी हम देखेंगे कि राजीव गांधी का क्या हुआ जब उन्होंने श्रीलंका से फाइट करना चाहा। ही फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म
इन द कॉन्टेस्ट ऑफ करप्शन दैट लुक प्लेस ड्यूरिंग द डिफेंस इक्विपमेंट डील। यानी कि एक डील आया, दूसरे कंट्री से एक डील आया, मतलब राजीव गांधी को कैनन चाहिए था, गन चाहिए था और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए थी ताकि वो अपने मिलिट्री को वो प्रोवाइड कर सके और अपने देश की सीमा की रक्षा कर सके। हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि इंदिरा जो राजीव गांधी के ऊपर करप्शन का एग्ज़ाम लग गया, घोटालाबाजी का एग्ज़ाम लग गया। जिस तरह इंदिरा गांधी जी के ऊपर लगा था कि उन्होंने अपने पावर का मिसयूज़ किया, उसी तरह उनके बेटे राजीव गांधी के ऊपर भी यह आरोप लगा कि उन्होंने करप्शन किया है। अब जनता से तय हुआ था कि हम मतलब अभी जो जनता के दायरे में रहकर राजीव गांधी काम क्या करते थे, जो जनता थी, जो पीपल्स थे, उनका उन्होंने आदेश माना और दूसरे कंट्रीज से जो उन्होंने कैनन्स यानी जो तोप रहते हैं, जो रिवॉल्वर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें ली है दूसरे कंट्री से। पर इन्होंने लोन लिया था दूसरे कंट्री से, जो कि करप्शन साबित हुआ। वो उसको मूल्य के साथ लौटा नहीं पाए। कौन? राजीव गांधी। स्पेशली द परचेस ऑफ लॉन्ग रेंज, उन्होंने क्या परचेस किया? लॉन्ग रेंज कैनन, बड़ा सा एक तोप, जो तोप होता था ना, जो बाबर ने पहली बार लाया था हमारे इंडिया में। द फॉरेन कंपनी कॉल्ड बफर, जो अभी फॉरेन कंपनी कौन था? बफर था, जो ये गन्स और ये सब कैनन्स बनाया करता था। पॉलिटिकल करप्शन बिकेम अ crucial issue in the general election that followed and कांग्रेस पार्टी was defeated। और जब सबको पता चला कि इंदिरा गांधी जी ने करप्शन किया, उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखा और कुछ पैसा दूसरे कंट्रीज को दे दिया, उसके चलते इंदिरा गांधी जी को ऊपर बहुत सारा एग्ज़ाम आ गया करप्शन का और भी बहुत सारी चीज़ों का। इसलिए कांग्रेस पार्टी उस समय अपने पावर्स का मिसयूज़ कर रही थी, इसलिए वो वहाँ से हार गई, वहाँ पर हार गई। अब फिर उसके बाद कौन सा गवर्नमेंट आया? सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म अ कोएलिशन कॉल्ड। अब समझ लो कि 200 पीपल्स हैं और उसमें से एक को 100 चाहिए, दोनों को 100 मिले तो नहीं चलेगा, एक को 101 चाहिए। कांग्रेस को और जनता पार्टी को दोनों को 100 मिला तो तय हो जाएगा। उसमें से कोई ना कोई पार्टी को 100 से ज़्यादा ही चाहिए। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी था, उनका जो रेट था वोटिंग का वो बहुत कम हो गया और उसके चलते जो जनता पार्टी था, उन्होंने दूसरे पार्टीज को लेकर, जनता पार्टी या फिर समझ लो सत्यवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी जो है, वो दोनों ने मिलकर, अगर समझ लो, पर जनता पार्टी के साथ पता नहीं दूसरा कोई होगा, दोनों ने मिलकर, जनता पार्टी और दूसरे किसी पार्टी ने मिलकर दोनों ने अपने वोट को कंबाइन किया, तो कुछ ना कुछ उनको भी मिला होगा। समझ लो 55 किसके हाथ में आया? राजीव गांधी के हाथ में आया। और 95 किसके हाथ में, 75 किसके हाथ में आया? जनता पार्टी के हाथ में आया। और जो थोड़ा कुछ बचा वो किसके हाथ में जाएगा? जो दूसरा पार्टी है। पर जो जनता पार्टी और जो दूसरा पार्टी है, दोनों ने मिलकर अपने वोट को कंबाइन किया और उन्होंने चाहा कि हम अपने जो है हमारा, उसको कोएलिशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? कोएलिशन। अगर दो पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट बनाती है तो उसको बोलते हैं कोएलिशन। कॉल्ड द जनता दल एंड विश्वनाथ प्रताप। जो जनता दल था और विश्वनाथ प्रताप, दोनों ने मिलकर कोएलिशन किया और उन्होंने अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। पहले दोनों अलग थे, जनता दल और विश्वनाथ प्रताप सिंह का गवर्नमेंट अलग अलग था। पर जब पता चला कि कांग्रेस फिर से बन जाएगी तो इन दोनों को अच्छा नहीं लगा, इसलिए इन दोनों ने मिला लिया अपने वोट को और अपना गवर्नमेंट फॉर्म किया। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द पॉलिसी प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इज कंसिडर्ड टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन। जो इनका ओबीसी जो था, जो बैकवर्ड को आगे लाना चाहते थे, जो गरीब लोग थे, पॉवर्टी था, वो इंडिया से ख़त्म करना चाहते थे, इसलिए इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ही कुड नॉट कंटिन्यू एज प्राइम मिनिस्टर ड्यू टू इंटरनल डिफरेंसेस इन द पार्टी। जैसे कि पहले भी यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर चरण सिंह जी और मोरारजी देसाई जी, उनके पहले से इंटरनल डिफरेंसेस था। अब फिर से भारतीय जनता पार्टी आ गई तो उनके अंदर फिर से इंटरनल डिफरेंसेस होने लगे, जिसके चलते जो विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे उनको हटाकर वहाँ पर कौन बैठा? चंद्रशेखर जी। कौन बैठे? चंद्रशेखर जी 1990 में। हिज गवर्नमेंट वॉज ऑल्सो शॉर्ट लाइफ।
अब भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट है, तो उसके अंदर हम पहले से ही जानते हैं कि उनके अंदर इंटरनल डिफरेंसेस, वो अपने लीडर ही लड़ते हैं। तो इंडिया को किस तरह संभालेंगे, इंडिया को किस तरह संभालेंगे अगर उनके अंदर खुद लड़ाई हो रही है। तो वो भी ज़्यादा शॉर्ट लाइफ नहीं राज कर सका। इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका, इन 1991 ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, जब 1991 में इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन हुआ, द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन श्रीलंका लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम LTTE, क्या लिबरेशन टाइगर्स तमिल एलम एसेंटेड राजीव गांधी, यानी कि जो श्रीलंका मतलब राजीव गांधी, मैंने बताया आपको पिछले यहाँ बताया कि जो राजीव गांधी वो श्रीलंका के बीच में दखल अंदाजी कर रहे थे। इसलिए जब इलेक्शन आया तो लोगों ने सोचा, जो श्रीलंका के लोग थे उन्होंने सोचा कि हम इसको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे, राजीव गांधी को इलेक्शन नहीं जीतने देंगे, क्योंकि इन्होंने हमारे बीच में दखल अंदाजी की थी। इसलिए जो श्रीलंका वाले थे इन्होंने राजीव गांधी को इलेक्शन के दौरान, मतलब जब इलेक्शन होता रहता है, जब वो अपने वोट मांगने जाते हैं हाथ जोड़ कर दूसरों से, तो उसके दौरान जो श्रीलंका वालों ने राजीव गांधी को असैसिनेट कर दिया, यानी उनको मार डाला। टूवर्ड्स द एंड ऑफ डिकेड ऑफ 1980s, जब 1980 का जो डिकेड ख़त्म हुआ, द अनरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर हैड बिगेन। अब जम्मू और कश्मीर के बीच में जो हमारा पाकिस्तान है और जो इंडिया है उनके बीच में जम्मू और कश्मीर को लेकर क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ। कब हुआ, 1980s में शुरू हुआ। द टेररिस्ट एक्टिविटीज देयर फोर्स द कश्मीर पंडिट्स टू लीव द वैली, यानी कि जो पाकिस्तान वाले थे, जो पाकिस्तान वाले टेररिस्ट थे, उन्होंने हम लोग जानते हैं कि कश्मीर में बहुत सारे मंदिर से बनाए गए हैं, तो जो कश्मीर के जो मंदिर थे, वहाँ के जो पंडित रहने वाले थे, वहाँ वो टेररिस्ट लोग वहाँ आकर उनको धमकाया करते थे ताकि वो वहाँ से छोड़ दे। हाँ, पंडिट्स वेर लीव टू वैली, उनको छोड़ना पड़े। दिस प्रॉब्लम ग्रीव सीरियस डे बाय डे एंड टुडे इट हैज़ टेकन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, यानी कि जब दिन पर दिन सब ये बढ़ता गया तो कश्मीर जो पहले पूरा भारत का था उसमें से थोड़ा हिस्सा किन्होंने ले लिया, पाकिस्तान ने ले लिया चलते चलते, क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट का ज़्यादा अटैक हुआ करता था और गवर्नमेंट का हालात भी कुछ सही से नहीं चल पा रहा था। गवर्नमेंट खुद में ही झगड़ा कर रही थी, तो अपने कश्मीर और इंडिया को कैसे देखेंगे, इसलिए थोड़ा सा पार्ट किन्होंने ले लिया, पाकिस्तान वालों ने। अभी हम नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसमें हम देखेंगे द चेंजेस आफ्टर 1991। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ बस खत्म हुआ। आगे के लेक्चर के लिए प्लीज़ आप वेट कीजिए, मैं जल्दी अपलोड करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड फॉलो इट।